Hello everyone, this is Twinkle Soni. Welcomes you again to FIM Adventure. हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव पढ़ रहे थे और ऑलरेडी 7 वीडियोस हम उस पर बना चुके हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने डील किया था राउल्ट्स लॉ के ऊपर हमने बात की थी। राउल्ट्स लॉ मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। राउल्ट्स लॉ से हमने टोटल प्रेशर निकालना सीखा था, ठीक है ना, और राउल्ट्स लॉ की कई इक्वेशंस भी डिराइव की थी। तो राउल्ट्स लॉ जो बेसिकली वैलिड होता है जिन तरह के सोल्यूशंस पे, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। उन सोल्यूशंस को जिन पे राउल्ट्स लॉ वैलिड होता है, ऐसे सोल्यूशंस को बेटा आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइडियल सोल्यूशन, ठीक है ना। जैसे हम लोग गैसियस स्टेट पढ़े थे तो हमने देखा था आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस के होती हैं जो गैसियस इक्वेशंस को फॉलो करती हैं, ऐसी गैसेस को हम लोग आइडियल गैस कहते हैं। जबकि जो गैसियस इक्वेशंस को फॉलो नहीं करती, ऐसी गैसेस नॉन आइडियल गैसेस या रियल गैसेस कहलाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जो सोल्यूशंस, जो मिक्सचर्स, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे सोल्यूशंस आइडियल सोल्यूशंस कहलाते हैं। और जो सोल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ऐसे सोल्यूशंस नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाते हैं। यानी यहाँ पर बेसिकली मैं सोल्यूशंस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और वो 2 पार्ट्स होंगे। पहले वाले पार्ट होते हैं, पहले वाले जो टाइप होता है वो होता है मेरा आइडियल सोल्यूशन, ठीक है ना। और जबकि दूसरे वाले जो होते हैं दे आर नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये आज्ञाकारी बच्चे हैं और ये नॉन आज्ञाकारी बच्चे हैं। ये चीज़ों को अपने पापा की बात मानने वाले बच्चे हैं। पापा यानी कौन है? इनके पापा है राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। तो बेसिकली ये वाले जो सोल्यूशंस होते हैं दे ओबे राउल्ट्स लॉ, ये ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को। और ये लोग जो हैं दे डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। तो बेसिकली भाई ये ओबे करना और ओबे नहीं करना, आई होप आपको लॉ दिख रहा होगा, यहाँ तक विजिबल होगा बोर्ड, राइट कैमरामैन? सो अब ये ओबे करना और ओबे नहीं करना, ठीक है ना। क्या डिफरेंस है भाई ओबे करने में और ओबे नहीं करने में? ऐसी क्या चीज़ होती है, ऐसे क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ऐसे क्या कौन सी बगावत कर देते हैं, कौन सी बदतमीजी कर देते हैं ये बच्चे अपने पेरेंट्स से, कौन से नॉन ओबे करने वाली चीज़ें कर देते हैं जिससे हम ये बोलते हैं कि भाई ये लोग जो है ये ओबे करेंगे, ये आइडियल है, ये लोग ओबे नहीं करेंगे, ये आइडियल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर सीधे सीधे जो राउल्ट्स लॉ है बेटा वो मुझे देता है वेपर प्रेशर के बारे में इक्वेशन देता है। राउल्ट्स लॉ की अगर आपको याद हो कि राउल्ट्स लॉ मुझे क्या देता है, तो राउल्ट्स लॉ मुझे देता है पी टोटल की इक्वेशन जो कि होती है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। यहाँ पर पी नॉट ए और पी नॉट बी याद होगा आप लोगों को, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स हुआ करता था। जबकि एक्स ए और एक्स बी क्या था? तो मोल फ्रैक्शंस थे उन लिक्विड्स के लिक्विड सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इस इक्वेशन से यहाँ से पी टोटल मेरा निकलने वाला है। ये जो पी टोटल है ये वो पी टोटल है बेटा जो मैं कैलकुलेट करूंगी, ठीक है ना, जो मैं थियोरेटिकली कैलकुलेट करूंगी। बट जो मैं थियोरेटिकली कैलकुलेट करूंगी एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके भी उतना ही आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो जब हम कोई भी थियोरी को, ठीक है ना, किसी भी लॉ को जब हम थियोरेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल मतलब ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस या प्रैक्टिकल कंडीशंस होती है जिनको हम अवॉइड कर देते हैं और उन कंडीशंस को अवॉइड करके हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। जबकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी एरर्स या बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल कंडीशंस होती है जिनसे हमें गो थ्रू होना होता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि वो सारी कंडीशंस को गो थ्रू करके भी हमारी जो हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं वो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ जितनी ही आए, ठीक है। सो जो सोल्यूशंस के अंदर जब हम 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं, मान लो मैंने ए चीज़ को बी चीज़ के साथ मिक्स कर दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि ए चीज़ और बी चीज़, जब ए लिक्विड और बी लिक्विड जब मिक्स होगा तो वो वही एक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट राउल्ट लॉ के हिसाब से हमने निकाला था। वो वही प्रेशर देगा जो प्रेशर राउल्ट लॉ के हिसाब से हमने निकाला था, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर वो प्रेशर दे देता है तो वो जो मिक्सचर मेरा बना है वो कहलाएगा आइडियल सोल्यूशन, और अगर वो रिजल्ट नहीं देता, वो आउटकम नहीं निकल के आता जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो वो मेरा बन जाएगा नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं भाई जो कि आइडियल सोल्यूशन या नॉन आइडियल सोल्यूशन बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल
होती है किसी भी दो लिक्विड्स के, ठीक है ना। सो देखते हैं ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जो नॉन आइडियल और आइडियल सोल्यूशन बनाती है। पहले तो अगर मैं आइडियल सोल्यूशन की बात करूं तो आइडियल सोल्यूशन कौन सा हो जाएगा, तो भाई आइडियल सोल्यूशन वो हो जाएगा जिसका पी टोटल जो मैंने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटेड, जिसको हम थियोरेटिकल भी कहते हैं, बहुत सारी बुक्स में थियोरेटिकल लिखा हुआ होता है तो मैं भी थियोरेटिकल ही लिख दूंगी, ठीक है ना। तो पी टोटल थियोरेटिकल जो होता है दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है। तो ये जो पी टोटल थियोरेटिकल होता है, हमारा पी टोटल जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट से निकाला है, जब वो हमारे पी टोटल थियोरेटिकल के बराबर आ जाए, इन दीज कंडीशन या इन दिस कंडीशन मैं कहूँगी कि वो जो मैंने मिक्सचर बनाया है, वो जो मैंने सोल्यूशन बनाया है, वो सोल्यूशन कैसा होगा बेटा, आइडियल सोल्यूशन होगा। कब भाई, जब मैंने जो इस फॉर्मूले से, जो राउल्ट लॉ ने मुझे फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले से जो मैंने पी टोटल का वैल्यू निकाला है, वो मेरा पी टोटल का वैल्यू मेरे एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर के वैल्यू जितना आ जाए, ऐसे मिक्सचर के लिए मैं कहूँगी कि वो एक आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है। जबकि जब ऐसा ना हो तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल। यानी जब मेरा पी टोटल, कौन सा वाला पी टोटल भाई, थियोरेटिकल वाला पी टोटल, इक्वल ना हो किसके, मेरे एक्सपेरिमेंटल पी टोटल से, तब मैं क्या कहूँगी कि वो एक नॉन आइडियल सोल्यूशन है। यानी जो मैंने थियोरेटिकली राउल्ट लॉ के हिसाब से पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी से निकाला है, उस पी टोटल का वैल्यू कुछ और है, मान लो 50, 100, 150 कुछ भी है, और मेरे जो एक्सपेरिमेंटल, जो मुझे एक्चुअली मिल रहा है वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उसका वैल्यू कुछ और 500, 1000 कुछ आ रहा है, ठीक है ना, या 10, 20 कुछ आ रहा है। यानी जो मेरा थियोरेटिकल वाला है, कैलकुलेटेड वाला है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, बट उतना इक्वल नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो कहलाएगा नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्या कहलाएगा भाई, नॉन आइडियल। और जब इक्वल आ जाएगा तो कहलाएगा आइडियल, ठीक है ना। सो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है, या ऐसा कब होगा कि कभी आइडियल बनेगा और ऐसा कब होगा कि नॉन आइडियल बनेगा। देखो इसमें ना बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमें याद रह जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ तरीके बताऊंगी कि कैसे उन्हें फिगर आउट करना है कि वो नॉन आइडियल सोल्यूशंस है या आइडियल सोल्यूशंस है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, लास्ट वीडियोस में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए राउल्ट्स लॉ पे, तो वहाँ पर वो सारे के सारे सोल्यूशंस जो थे, वो सभी के सभी सोल्यूशंस पे हम राउल्ट लॉ अप्लाई कर रहे थे। तो एक्चुअली वो जो सोल्यूशंस थे उन पे राउल्ट लॉ अप्लाई हो रहा था या नहीं, उनका पी थियोरेटिकल हमेशा पी एक्सपेरिमेंटल के बराबर आता है या नहीं, वो सारे एग्जाम्पल्स के अंदर हमने जितने भी सोल्यूशंस लिए हैं वो सभी आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। क्यों, कैसे हो गए वो आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल, देखो बताती हूँ। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको ओबे करके, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिनसे हमें पता लगेगा कि अच्छा ये आइडियल बन चुका है। देखो सीधी सी बात है भाई, मैंने लिया है एक कंटेनर में एक प्योर लिक्विड ए, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये है मेरा लिक्विड ए, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को लिक्विड ए, ओके। फिर मैंने दूसरा कंटेनर लिया हुआ है, दिस इज माई लिक्विड बी, ठीक है ना, लिक्विड ए इस कंटेनर में, बी इस कंटेनर में। तो यहाँ पर ए और ए के बीच में भाई कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। भाई एक ए जो है उसने एक ए दूसरे ए को पकड़ के रखा होगा, फिर इस ए ने इस ए को पकड़ के रखा होगा, इस तरीके से इस ए और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वैसे ही यहाँ बी और बी के बीच भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी मान लो ए और ए के बीच में 10 यूनिट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैसे बी और बी के बीच में भी कुछ 10 यूनिट का ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मान के चल लो। और जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया और सेम कंटेनर में मैंने इन दोनों को मिक्स किया और मैंने यहाँ पर बना दिया बेटा मिक्सचर बना दिया। मिक्सचर किसका बना दिया, ए का और बी का। तो इवेंचुअली ऐसा हुआ कि जब ए और बी आपस में मिक्स हुए तो ए का अपना अट्रैक्शन टूट गया, बी का अपना अट्रैक्शन टूट गया, और कुछ नया अट्रैक्शन बना जो कि ए और बी के बीच था। मैंने क्या कहा,
पहले ए के अपने अट्रैक्शन था, ए के मॉलिक्यूल सारे के सारे ए को अट्रैक्ट करके पड़े हुए थे, बी का अपना कुछ अट्रैक्शन था, बी के मॉलिक्यूल अपने अपने बी को अट्रैक्ट करके पड़े हुए थे। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बाढ़ ला दी, मैंने क्या किया, ए को बी में मिला दिया, तो अंदर जो आ गया, अंदर आ गई बाढ़, तूफान आ गया, ठीक है। ए जो थे सारे के सारे जो ए थे, अब उन्हें बी को अट्रैक्ट करना था, तो भाई जो ए के बीच का अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड था, मान लो अगर ए और ए के बीच में 10 यूनिट्स का अट्रैक्शन था, बी और बी के बीच में 10 यूनिट का अट्रैक्शन था, तो अब ए और बी के बीच में भी 10 ही यूनिट का अट्रैक्शन होगा। यानी यहाँ पर ना ज़्यादा अट्रैक्शन वाला फोर्स बड़ा है और ना ही ज़्यादा कम हुआ है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए और ए के बीच में था और जो बी और बी के बीच में था, बच्चों अब जब मैंने मिला दिया तो ए और बी के बीच में भी एग्जैक्टली वैसा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वैसा ही है जैसा ए और बी का था। मैं यहाँ पे ऐसा कह सकती हूँ कि जब भी आइडियल सोल्यूशन बनेगा, देखो मैं आइडियल सोल्यूशन के बारे में पूरा फिर यहाँ पे लिख दूँ, यस यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है ना। सो जब भी आइडियल सोल्यूशन बनेगा, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेम एज दैट ऑफ प्योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा लिखना चाहिए, इन मिक्सचर is same यहाँ पे आई थिंक दिख नहीं रहा, ओके, is same as that of pure liquids। यानी जैसा प्योर लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यानी ए और ए का जो अट्रैक्शन था वही इक्वल था बी और बी के अट्रैक्शन से, वही इक्विवेलेंट है बेटा ए और बी के अट्रैक्शन से। तो जब होता क्या है बेटा कि जब भी कोई बॉन्ड्स बनते हैं या टूटते हैं तो एनर्जी के चेंजेस होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम भली भांति ये चीज़ को पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जब भी कोई नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन ए का था वो टूट गया, जो अट्रैक्शन बी का था वो टूट गया, पर ए बी का बन गया। अब इवेंचुअली हुआ ये कि ए का तोड़ने के लिए और बी का तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगी, ए बी एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी देकर बन गया। यानी ए का अट्रैक्शन, इसीलिए तो मैंने ये वाला क्राइटेरिया रखा है कि भाई सबके अट्रैक्शन, सबके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम है। सबके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम होंगे तभी तो ऐसा होगा ना कि ये वाली बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी यूटिलाइज हुई उतनी ही ये वाली बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी यूटिलाइज हुई और उतनी ही एनर्जी रिलीज हुई ये वाली बॉन्ड बनने के लिए। तो एक्चुअली नेट चेंज इन एनर्जी क्या हो गया, जीरो, क्योंकि भाई जितनी एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने में लगी उतनी ही एनर्जी रिलीज हो गई ना इसको बनाने में। तो जो नेट चेंज इन एनर्जी था मिक्सचर का, नेट चेंज इन एनर्जी से मेरा मतलब होता है यहाँ पे नेट चेंज इन एंथैल्पी। जब भी मैं बॉन्ड के बारे में एनर्जी की बात करती हूँ तो मैं एंथैल्पी के बारे में बात करती हूँ। तो जो नेट एंथैल्पी का चेंज था मिक्सचर बनाते वक्त, डेल्टा एच मिक्सिंग या डेल्टा एच मिक्सचर, वो क्या हो गया, वो हो गया जीरो, क्योंकि नेट चेंज इन एनर्जी कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि जितनी एनर्जी पुराने बॉन्ड तोड़ने में लगी, पुराने रिश्ते तोड़ने में जितनी एनर्जी लगी, जब हमने नए रिश्ते बनाए तो उतनी एनर्जी हमने रिलीज कर दी। तो नेट चेंज इन एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो भाई डेल्टा वी मिक्सिंग यानी क्या, चेंज इन वॉल्यूम भी बेटा जीरो हो गया। चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, समझ में नहीं आया। देखो ध्यान से समझो, ए और ए के बीच में जो अट्रैक्शन था, ठीक है ना, तो ए और ए कुछ एक सीमित डिस्टेंस पर थे एक दूसरे से। बी और बी के बीच में वही अट्रैक्शन था, यानी लगभग उतना ही डिस्टेंस बी और बी के बीच में भी रहा होगा, ठीक है। तो ए और बी जब मिले उनके बीच में भी उतना ही अट्रैक्शन था, तो डिस्टेंस ए और बी का भी ए और बी जितना ही था। तो जो वॉल्यूम बेटा, जो वॉल्यूम ए और ए ने ऑक्यूपाई किया होगा बिल्कुल वैसा ही वॉल्यूम ए और बी ने ऑक्यूपाई किया होगा। तो हमने जो सोचा था कि अगर भाई अट्रैक्शन बढ़ जाता तो ए और बी पास हो जाते, तो जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम था, ठीक है ना, मान लो इसका वॉल्यूम था 1 लीटर, बी और बी का वॉल्यूम भी था 1 लीटर, तो ए और बी का एक्सपेक्टेड वॉल्यूम क्या था, 2 लीटर।
पर मान लो कि अगर ए और बी में ज़्यादा अट्रैक्शन होता तो कंपैरेटिवली और भी पास हो जाते, तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता, बहुत ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं होता कि 2 लीटर की जगह 1.5 लीटर हो जाए, ठीक है ना, पर वॉल्यूम जो था वो 2 लीटर से थोड़ा कम हो जाता, यानी वॉल्यूम में एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से थोड़ा चेंज आ जाता। वहीं अगर ए और बी एक दूसरे से दूर दूर हो जाते तो वॉल्यूम एक्सपेक्टेड था 2 लीटर, तो वो 2 लीटर से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में बड़ा होता, पर वॉल्यूम एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होता, ठीक है। पर यहाँ पर अट्रैक्शन सेम है, तो अट्रैक्शन सेम होने के कारण जो था वॉल्यूम का चेंज क्या हो गया यहाँ पे 0। सो डेल्टा एच यहाँ पर मिक्सिंग 0 हो गया और डेल्टा वी मिक्सिंग भी जो था वो 0 हो गया। अब ये लोग मिक्स जो हुए हैं, ठीक है ना, मिक्स हुए स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस वर्ड जिन लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है अच्छे से, ठीक है ना, वो लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। स्पॉन्टेनियसली मिक्स हुए यानी अपने आप से मिक्स हो गए, ठीक है ना, मैंने इनको मिक्स करने के लिए मैंने कोई हीट दी हो या मैंने कुछ किया हो, ऐसा कोई प्रोसेस मैंने किया हो, कुछ इनिशिएटिव मैंने लिया हो या मैंने कोई केमिकल रिएक्शन किया हो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। सो अपने आप मिक्स हो गए, तो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग के कारण इनका जो डेल्टा जी है मिक्स करने वाला, भाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या रहता है, सभी को पता है डेल्टा जी नेगेटिव रहता है। और वही डेल्टा एस, अब मिक्स हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, अंदर पहले सिर्फ एक ही तरह के बच्चे थे, एक ही सेक्शन के बच्चे थे, फिर मैंने दूसरे सेक्शन के बच्चों को मिला दिया, तो अब एक ही क्लासरूम के अंदर 2 बदमाश बच्चे बैठे, 2 अलग अलग सेक्शन के बदमाश बच्चे बैठे हैं, तो एंट्रोपी रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो रैंडमनेस यानी हमारा डेल्टा एस मिक्सिंग जो होता है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप 2 लिक्विड्स को मिक्स करेंगे ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे, यानी डेल्टा जी मिक्सिंग विल ऑलवेज बी नेगेटिव एंड डेल्टा एस मिक्सिंग विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये सब किसकी कहानी है भाई, ये सब है आइडियल सोल्यूशन की कहानी, कि जब भी आप आइडियल सोल्यूशन बनाओगे तो कोई एनर्जी का चेंज नहीं होने वाला है, और बी को मिक्स करते हुए कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस तरह के अट्रैक्शंस, वंडरवॉल अट्रैक्शंस एक लिक्विड में थे, वैसे ही टाइप के वंडरवॉल अट्रैक्शन दूसरे लिक्विड में है, और जो हमने मिक्सचर बनाया है उसके अंदर भी वंडरवॉल अट्रैक्शन वैसा ही है। इससे आप ये समझें कि मुझे ये जो दोनों लिक्विड्स लेने हैं बेटा, इन दोनों के अंदर एक जैसे वंडरवॉल अट्रैक्शन होने चाहिए, एक जैसी बॉन्डिंग होनी चाहिए। अगर ये नॉन पोलर है तो ये भी नॉन पोलर होना चाहिए, ये पोलर है तो ये भी पोलर होना चाहिए, ये जैसा है ये वैसा ही होना चाहिए। और वंडरवॉल अट्रैक्शन, मैंने कहा है वंडरवॉल अट्रैक्शन एक जैसा होना चाहिए, तो वंडरवॉल अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर भी। तो आप ये ध्यान रखें कि इन दोनों लिक्विड्स के मॉलिक्यूलर वेट्स भी एक जैसे ही होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, सो बेंजीन और टॉलुइन या टाउलिन जो भी बोलना है आपको, ठीक है ना, इसका मिक्सचर, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन होता है C6H6, टाउलिन क्या होता है C6H5CH3, ऐसा ही होता है कुछ, बेंजीन के सर पे CH3 लगा होता है। तो आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन, पिछले वीडियो में मैंने जितने भी राउल्ट लॉ के एग्जाम्पल करवाए, मैंने भर भर के यूज़ किया बेंजीन और टॉलुइन को। क्यों? क्योंकि भाई दिस इज अ वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। मैंने क्या कहा था बेटा, मैंने ये कहा था कि इन दोनों में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस एक जैसे होने चाहिए। देखो ये नॉन पोलर है, लाल है, ठीक है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, दोनों नॉन पोलर हैं, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट्स लगभग एक जैसे ही हैं, ठीक है। वैसे ही बेंजीन टॉलुइन के जगह फिर आप और भी ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो इथिल क्लोराइड ले लो और साथ में इथिल ब्रोमाइड ले लो, ठीक है, या इथिल ब्रोमाइड ले लो और इथिल आयोडाइड ले लो। ऐसे नहीं करना कि क्लोराइड और आयोडाइड ले लिया। इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में वंडरवॉल फोर्सेस बहुत ज़्यादा अलग हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब कोई बच्चे ये मत पूछ लेना कि अच्छा मैम कितना डिफरेंस अलाउड है, अरे यार बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस तरह के एग्जाम्पल। क्लोरीन ब्रोमीन साथ में देखने को मिलता है, ब्रोमीन आयोडीन साथ में देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे मैं कोई लिमिट नहीं बता सकती आपको कि देखो इसी लिमिट पे बस इतना बहुत हो गया, फिर इससे ज़्यादा वंडरवॉल डिफरेंस नहीं चलेगा, इससे कम वंडरवॉल डिफरेंस नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है आप ले सकते हैं जिनमें एक जैसे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, जिनमें एक तरह के वंडरवॉल
फोर्सेस होते हैं उस तरह के लिक्विड्स को जब आप मिक्स करेंगे, सो दे गिव यू द टाइप ऑफ आइडियल सोल्यूशन जो कि राउल्ट लॉ को फॉलो कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। सो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं ये लोग राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। सो अब बात करते हैं उन सोल्यूशंस की जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी हमारे नॉन आइडियल सोल्यूशन। आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। सो अब बात कर लेते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशंस की, देखते हैं। Here we go, non-ideal solutions. So non-ideal solutions कौन है? अभी बताया था ऐसे solutions जो राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करते, those who do not follow राउल्ट्स लॉ, है ना। तो ऐसे सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो होते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। यानी मैं अगर बात करूं तो जिनका पी टोटल थियोरेटिकल वाला इक्वल नहीं होता पी टोटल एक्सपेरिमेंटल से। आई होप दिख रहा होगा। सो जिनका थियोरेटिकल वाला पी टोटल एक्सपेरिमेंटल वाले, यानी जो मैंने पी नॉट एक्स से कैलकुलेट किया है, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ जहाँ पर पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी इक्वल नहीं होता हमारे एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वाले पी टोटल से, ठीक है ना। वहाँ पर मैं कहूँगी कि वो सोल्यूशन कैसे हैं, वो सोल्यूशंस होते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब भाई इक्वल नहीं होता, इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, या तो छोटा हो जाएगा या तो बड़ा हो जाएगा। मान लो कि मेरा पी नॉट एक्स है, पी नॉट बी एक्स बी का वैल्यू 100 आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये 100 से छोटा हो जाए या फिर ये 100 से बड़ा हो जाए। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पर मेरा पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी छोटा हो जाए पी टोटल एक्सपेरिमेंटल से। यानी भाई मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना, मैंने कैलकुलेट कर लिया मान लो 100 और आ गया मान लो 150। यानी मैं जो कैलकुलेट कर रही हूँ कि सोल्यूशन उड़ के सोल्यूशन वेपर बना के कितना प्रेशर देगा, तो सोल्यूशन वेपर बना के प्रेशर दे रहा है, प्रेशर देना चाहिए 100, पर जब मैंने कैलकुलेट किया एक्चुअल वाला सोल्यूशन तो प्रेशर दे दिया भाई उसने 150। यानी मैंने जो एक्सपेक्ट किया था सोल्यूशन उससे ज़्यादा ही उड़ गया। तो ऐसे वाले लिक्विड्स जहाँ पर मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उड़ जाता है सोल्यूशन, इनको कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशंस। इनका एक स्पेशल नाम है नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन, डिविएशन पॉजिटिव डेविएशन, कहाँ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं भाई? ये राउल्ट्स लॉ से। राउल्ट्स लॉ मुझे क्या देता है? राउल्ट्स लॉ मुझे टोटल प्रेशर देता है फ्रॉम पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये जो टोटल प्रेशर है इससे ज़्यादा प्रेशर मेरा लिक्विड मिक्सचर मुझे दे रहा है, यानी वो मुझे उस मेरे एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा वेपर प्रेशर दे रहा है। सो ऐसे सोल्यूशंस को कहते हैं कि दे आर शोइंग, दे आर नॉन आइडियल सोल्यूशंस जो कि शो कर रहे हैं पॉजिटिव डिविएशन। किससे? राउल्ट्स लॉ से, ठीक है ना। सो ऐसे सोल्यूशंस को पॉजिटिव डिविएशन वाले सोल्यूशन कहते हैं। और दूसरी कंडीशन, ये कब होगा ऐसा बताऊंगी अभी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई? जिसमें मेरा पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी क्या करेगा? ज़्यादा प्रेशर देगा मेरे पी टोटल एक्सपेरिमेंटल से। यानी भाई मैंने एक्सपेक्ट किया था 100, ठीक है ना, मैंने ये सोचा था कि 100 mm ऑफ एच जी वेपर प्रेशर देगा, बट उसने उससे कम दे दिया, उसने दे दिया मान लो 70 ही। यानी मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी कि जितना उड़ेगा वो उतना उड़ा ही नहीं, वो उससे कम उड़ा, क्योंकि भाई कम उड़ेगा तभी तो कम प्रेशर देगा ना। तो ऐसे सोल्यूशंस को कहते हैं दे आर नॉन आइडियल सोल्यूशंस। ऐसे सोल्यूशंस को कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन विच आर शोइंग, जो कि मुझे शो कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन
फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से ये निगेटिव डिविएशन शो कर रहे हैं, ठीक है। अब कब होगा ऐसा कि वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उड़ जाएंगे, और कब होगा ऐसा कि वो मेरी एक्सपेक्टेशन जितने भी नहीं उड़ेंगे उससे कम उड़ेंगे, ठीक है ना। देखो सीधी सी कॉमन सेंस वाली बात है भाई, ए लिक्विड लिया है मैंने, इसमें ए और ए के बीच कुछ अट्रैक्शन है, मैंने बी लिक्विड लिया है, इसमें बी और बी के बीच अट्रैक्शन है। अब जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया एक कंटेनर में, तो इसमें रहेगा लिक्विड मिक्सचर ए बी। तो अब क्या हुआ, ए बी जब मैंने बनाया तो ए का अट्रैक्शन टूटा, बी बी का अट्रैक्शन टूटा, और एक नया अट्रैक्शन बना, और वो था ए बी। भाई तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ए बी का अट्रैक्शन ए और बी बी जितना हो जाए, या तो उससे ज़्यादा हो जाए, या तो उससे कम हो जाए। तो पहला केस तो हम देख चुके हैं जो सेम होने वाला था, ए बी का अट्रैक्शन ए और बी बी जितना था, और वो कहाँ था, वो था आइडियल सोल्यूशन में। यानी ऑब्वियसली यहाँ बाकी के दो केसेस आएंगे, यानी एक केस ऐसा आएगा जिसमें ए बी का अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, और एक केस ऐसा आएगा जिसमें ए बी का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। देखते हैं कि क्या है। सो भाई यहाँ पर क्या हुआ होगा, देखो यहाँ पर ए का जो अट्रैक्शन था, ठीक है, मान लो यहाँ पे उनके बीच में वंडरवॉल फोर्सेस थे, या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 यूनिट्स का था, ठीक है। और मान लो यहाँ पर बीबी के बीच में जो अट्रैक्शन था वो भी कितने का था, मान लो 12 यूनिट्स का था, या वट एवर 10 ही यूनिट्स का मान लो, ठीक है ना, इतना था। तो अब ए बी के बीच किस तरह का अट्रैक्शन रहेगा, तो जब मैंने ए बी को मिलाया तो इनके बीच अब थोड़ा कम अट्रैक्शन हुआ, मान लो ए बी के बीच 5 ही यूनिट्स का अट्रैक्शन हुआ। तो अब क्या होगा, अब ऐसा होगा, इसका मतलब ये है कि लिक्विड ए जो था उसमें ए का बॉन्ड टूटने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती थी, जब क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था ना, देखो ज़्यादा अच्छा अट्रैक्शन है। वैसी जो बीबी लिक्विड था उसमें भी बीबी का बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती थी, क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, जबकि ए बी के बीच उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना है, ए और बी के बीच थोड़ा वीक बॉन्ड बना है। यानी जो एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है ना, वो कम एनर्जी है, क्योंकि भाई जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितना लल्लू बॉन्ड बनेगा उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी। यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ए बी के बीच थोड़ा गवार बॉन्ड बना है, थोड़ा लल्लू बॉन्ड बना है, थोड़ा खराब बॉन्ड बना है, वीक बॉन्ड बना है। ए और बी के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, तो ऐसे केस में मैं ये कह सकती हूँ कि ए का तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगी, बीबी का भी बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगी, जबकि ए बी जब मिले तो एनर्जी रिलीज कम हुई। यानी लगने वाली एनर्जी ज़्यादा थी और निकलने वाली एनर्जी कम थी। भाई लगने वाली एनर्जी ज़्यादा थी, यानी मैंने ज़्यादा आउटपुट दिया, और मुझे क्या बोलते हैं, मैंने ज़्यादा इनपुट दिया, सॉरी मैंने ज़्यादा इनपुट दिया, और जो मुझे आउटपुट था वो मुझे कम मिला है, ठीक है। सो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ज़्यादा एनर्जी दी है और कम एनर्जी निकली है। सो जो मेरा डेल्टा एच था, यहाँ लिखूँगी इसको, सो दिस इज पॉजिटिव डिविएशन, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। सो इसमें जो मेरा डेल्टा एच था मिक्स करने वाला, ठीक है, इसमें मेरा डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव हो गया। डेल्टा एच मिक्सिंग क्यों पॉजिटिव हो गया भाई, डेल्टा एच मिक्सिंग इसीलिए पॉजिटिव हो गया बिकॉज ए बी हैज़ वीकर अट्रैक्शन, ए बी के बीच में मेरा वीकर अट्रैक्शन है देन ए एंड बी बी। ए और बी से वीक है मेरा ए बी का अट्रैक्शन, सो रिलीज्ड एनर्जी जो है वो मेरी कम है, और जो रिक्वायर्ड एनर्जी, जो तोड़ने वाली एनर्जी है वो ज़्यादा है, ठीक है। सो इसीलिए मेरा डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। अच्छा, अब डेल्टा एच पॉजिटिव है तो व्हाट अबाउट डेल्टा वी मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग कैसा रहेगा। सो भाई सीधी सी बात है, मान के चलो इसको 1 लीटर था, ये भी मान के चलो 1 लीटर था। अब क्या हो गया, अब ए और बी जो है वो जितनी भी जो भी डिस्टेंस है ए और बी के बीच था, ए बी के बीच क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना, वो दूर दूर है क्योंकि अट्रैक्शन खराब है, ठीक है ना, तो इसीलिए वो दूर दूर है। तो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए अब उससे क्या करेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। इसी का मतलब जो मेरा लिक्विड रहेगा उसका वॉल्यूम 2 लीटर होना चाहिए, बट उसका वॉल्यूम 2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। दिखेगा नहीं आपको, ऐसा नहीं होगा कि 1 गिलास की जगह 1.5 गिलास हो गया, ऐसा नहीं होगा, बट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि
मेरा जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, डेल्टा वी मिक्सिंग दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है ना, ड्यू टू अगेन लेस वीकर अट्रैक्शन। एंड जो मेरा डेल्टा जी मिक्सिंग था, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होगी यहाँ पर भी, सो डेल्टा जी मिक्सिंग यहाँ पर भी नेगेटिव रहने वाला है, और डेल्टा एस मिक्सिंग यहाँ पर भी बेटा पॉजिटिव ही रहने वाला है। सो इस तरीके से ये होगा हमारा क्राइटेरिया, जिससे मैं देख पाऊंगी कि किस तरीके से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमारा एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी और बाकी सब चीज़ें जो है वेरी करती हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पर ऐसे क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ऐसे हमें मिक्सचर्स लेने होंगे, ऐसे लिक्विड्स हमें लेने होंगे जो एक दूसरे की बॉन्डिंग को ख़राब करते हैं। इसका बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है पानी। पानी में आप किसी को भी डाल दो, पानी की अगर आप बात करो तो पानी बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, 2 उसके वो लोन पेयर से और 2 हाइड्रोजन से, अगर आपको याद हो केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा हो तो। अगर मैं इस पानी के अंदर किसी दूसरे तरह का मॉलिक्यूल डाल दूं जो कि कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता हो या नहीं करता हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, तो वो वाला जो, जैसे मान लो कि मैंने डाल दिया इसके अंदर अल्कोहल डाल दो, इथाइल अल्कोहल डाल दो, ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये इसका। तो मैंने क्या किया, पानी के अंदर इथाइल अल्कोहल डाल दिया, तो पानी की जो आपस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, देखो इथाइल अल्कोहल तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो अब जब इथाइल अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स जो है वो कम भी हो जाएगी और वीक भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो इथाइल अल्कोहल के पास ये C2H5 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता वो पार्ट, ठीक है ना। और पानी जो है वो एक बढ़िया इनऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट है, ये इतना अच्छा नहीं घुलेगा उसमें, ये थोड़ा ख़राब कर देगा पानी के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये थोड़ा ख़राब कर देगा। तो इसीलिए अब क्या होगा, अब पहले पानी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी खुद से, अब ये आ गया बीच में, बॉन्डिंग हो गई ख़राब, तो बॉन्डिंग ख़राब हो गई तो वही A और B वाला केस हो गया ना, जहाँ वीकर अट्रैक्शन आ गया था। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में वही होगा, वेपर प्रेशर जो था इसका, इनका P थेरोटिकल जो था, इनका जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा जो वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल था वो ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और थियोरेटिकल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग जितना नहीं उड़ेंगे अब ये ज़्यादा उड़ेंगे। क्यों ज़्यादा उड़ेंगे भाई, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा क्यों उड़ेंगे, क्योंकि इथाइल अल्कोहल ने पानी की बॉन्डिंग को क्या कर दिया, ख़राब कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप पानी में कोई दूसरा अल्कोहल डाल दो, मिथाइल अल्कोहल डाल दो, मिथाइल अल्कोहल भी वही काम करेगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, पानी ले लो, उसमें आप बेंजीन डाल दो, C6H6 तो और बेकार है, वो तो और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर है, ये तो पोलर है। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पानी की जो आपस में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसको वीक बना रहे हैं। तो जब ये दोनों मिक्स होंगे, ठीक है ना, पानी के साथ ये लोग जब मिक्स होंगे तो ये पानी की बॉन्डिंग, पानी के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं करेंगे, जिसके कारण जो मिक्सचर है उसकी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी और वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा वेपर प्रेशर दिखाने लगेंगे। सो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं वो मुझे क्या देंगे, पॉजिटिव डिविएशन वाले सॉल्यूशंस देंगे, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट कैटेगरी की, विच इज़ नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन के अंदर क्या होगा, देखो नेगेटिव डिविएशन के अंदर वही होगा कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी, मेरी एक्सपेक्टेशन कितने की थी, 100 की, ठीक है ना, कि ये भाई इतना उड़ेगा कि मुझे 100 mm का वेपर प्रेशर दे दे, बट ये उतना भी वोलाटाइल नहीं होने वाले जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन से कम वोलेटिलिटी उनके अंदर है, कम वोलेटिलिटी है, इसीलिए वो ज़्यादा नहीं उड़ेंगे और वेपर प्रेशर कम देंगे। वेपर प्रेशर कम देंगे यानी उनके आपस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो चुके हैं, अब स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। वहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा दिया था यानी आपस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे थे, वीक थे। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग। यानी यहाँ पर आपको ये समझ में आया क्या कि बेटा जो AB बनेगा विल हैव इसका स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेगा, इसका स्ट्रॉन्गर, आगे नहीं दिख रहा है, ओके यहाँ पर आगे, तो ऊपर लिख देते हैं इसको, या इसको मिटा देती हूँ मैं,
सो ए बी का स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लिख रही हूँ कंटिन्यू करके, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस रहेगा देन ए एंड बी, यानी ए और बी के अंदर जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता था, ठीक है ना, अब वो बॉन्ड टूटेगा और जो ए बी का बॉन्ड बनेगा दिस इज मोर स्ट्रोंगर, ये ज़्यादा स्ट्रोंग है बेटा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगी है जबकि जोड़ के ज़्यादा एनर्जी निकली है, तो ज़्यादा एनर्जी निकली है, यानी द नेट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सो ये पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी का चेंज होगा डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा होगा वो, दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है ना, ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, सो डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी नेगेटिव। और ए बी ज़्यादा पास आए हैं, ए बी ज़्यादा पास हैं कंपेरेटिवली ए और बी बी से, सो वॉल्यूम भी अगर मैं इसको 1 लीटर और इसको 1 लीटर मिक्स करूं तो ये 2 लीटर से कम होगा या ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली 2 लीटर से कम होगा। मगरमच्छ का मुंह 2 की तरफ खुला है, यानी जो मेरा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है डेल्टा वी मिक्सिंग दैट विल बी नेगेटिव, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से कम होगा, ठीक है। और डेल्टा जी की अगर बात करूँ स्पॉन्टेनियस है तो वो तो नेगेटिव ही होता है। डेल्टा एस भाई ज़्यादा धूम मचाएंगे यहाँ ए और बी, सो डेल्टा एस मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव एज ऑलवेज, एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। सो अब बात करूँ कि इसके कैसे एग्जाम्पल्स होंगे। सो ऑब्वियस सी बात है, इसके एग्जाम्पल्स वैसे होंगे जैसे भाई ए और बी में अट्रैक्शन कम था तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लो, वंडरवॉल फोर्स ले आओ, ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स ले आओ जिनमें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप के बॉन्डिंग्स हो रही हो। बहुत ही इसका एक एग्जाम्पल बताऊँगी, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड ओ CH3 और क्लोरोफॉर्म, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। होता क्या है, एसीटोन जब रहता है और क्लोरोफॉर्म जब रहता है तब उनमें इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, पर जब ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है ना, सो यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं भाई, डेल्टा निगेटिव और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। तो भाई हाइड्रोजन को चाहिए क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, हाइड्रोजन को तो मिल गया उसका फेवरेट ओ नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या कर लेता है यहाँ से बॉन्ड कर लेता है मस्त ओ के साथ। तो ये जो हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग कर ली, इससे क्या हो गया, इससे इनकी बॉन्डिंग हो जाती है बहुत स्ट्रॉन्ग, और सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन के अंदर ये ए है ये बी है, ए बी की बॉन्ड जैसी स्ट्रॉन्ग हो गई वैसे ही बन गया आपका सोल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। सो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये आपको देते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस, मिक्सचर्स, यानी ये उतने नहीं वेपर प्रेशर देते जितना वेपर प्रेशर आपने इनसे एक्सपेक्ट किया था। सो अब इस पे थोड़ा ग्राफ भी हम लोग बना लेते हैं, साथ साथ में लिखा करो, इसके ऊपर थोड़े ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। किस तरह का ग्राफ बनता है, वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाएंगे हम, टेम्परेचर का भी बना सकते हैं, कुछ लोग टेम्परेचर का बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। सो तीन तरह के सॉल्यूशंस हमने पढ़े थे, पहले पढ़े थे आइडियल सॉल्यूशन, तो पहला ग्राफ जो बनाएंगे वो बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन में मैंने क्या लिया है, 2 तरह के सॉल्यूशन लिए हैं मेरे को, यहाँ पे पी टोटल इक्वल टू क्या आता है, पी ए प्लस पी बी, सही है। सो पी ए यहाँ पे क्या आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए। सो पी ए क्या है एक्चुअली, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, किसका ग्राफ बनाऊँगी मैं, ध्यान से देखें, मैं वेपर प्रेशर का ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है ना, पी ए का ग्राफ बना रही हूँ, किसके अगेंस्ट, मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट। तो ये वाला जो पॉइंट है इस पे मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है दैट इज 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0, एंड मिक्सचर अगर ले लूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर 0 है तो वही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिख रहा होगा आई होप आपको, यस कैमरामैन, ओके। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जहाँ 0 हो जाएगा वही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है मेरा 1 हो जाएगा।
अगर आप इस को देखें, इस इक्वेशन को देखें तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का मिलता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस तरह का ग्राफ कुछ बनने वाला है, ठीक है, इस तरह का कुछ ग्राफ यहाँ पे बनने वाला है। सो सीधी नहीं बनी आई गेस लाइन, देख लेना, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, तो भाई ये वो पॉइंट है जो कि वो उसके मैक्सिमा तक पहुंच चुका है, मैक्सिमा तक पहुंच चुका है, यानी क्या पहुंच चुका है, तो भाई एक्स से अपने मैक्सिमा तक यहाँ पर पहुंचेगा, तो एक्स से का मैक्सिमा क्या हो जाएगा, एक्स से का मैक्सिमा हो जाएगा जब वो 1 हो जाएगा। जब एक्स से 1 होगा तब एक्स भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली 0। यानी ये वो वेपर प्रेशर है, देखो ना, अगर इस जगह पे वेपर प्रेशर प्लॉट कर रहे हो तो ये भी वेपर प्रेशर ही हुआ, यानी ये वो वेपर प्रेशर है, ये उस पॉइंट का वेपर प्रेशर है बच्चों जब मेरा x से 1 था और x भी था ही नहीं, x से 1 था और x भी था ही नहीं, यानी इस पॉइंट पे मेरे पास प्योर सोल्यूशन था, और वो भी किसका, वो था x से, यानी a का प्योर सोल्यूशन था, ठीक है। सो a का प्योर सोल्यूशन था, तो ये वाला वेपर प्रेशर क्या हो गया भाई, प्योर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, x a को 1 रख के देखो ना, pa क्या आ जाएगा, pa आ जाएगा p नॉट a के बराबर, सो दिस इज व्हाट, दिस इज p नॉट a। वैसे ही अगर मैं एक्स बी को प्लॉट करूं तो मुझे ऐसी ही सेम लाइन मिलेगी कुछ यहाँ पर, यस ऐसी ही सेम लाइन मिलेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वेपर प्रेशर, ये जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, ये वो वेपर प्रेशर है जब एक्स बी 1 था, यानी ये वो पॉइंट है, ये वो लाइन है, ये वो वेपर प्रेशर है जहाँ पे सिर्फ बी था, तो सिर्फ बी का वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा, पी नॉट बी। और जो मेरा पी टोटल मिलेगा, पी नॉट बी, इसको ज़रा मैं यहाँ लिख देती हूँ, और जो मेरा पी नॉट बी से लेकर के पी नॉट ए तक जो भी वेपर प्रेशर मिलेगा, क्योंकि देखो ना, जैसे ही एक्स बी, इस पॉइंट पे एक्स बी 1 है, तो इस पॉइंट पे एक्स बी 1 से छोटा हो जाएगा और एक्स से 0 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ हर पॉइंट पे एक्स ए और एक्स बी 0 और 1 के बीच घूम रहे होंगे, तो इस हर पॉइंट पे एक्स ए और एक्स बी का मिक्सचर होगा। सो यहाँ से यहाँ तक जितने भी प्रेशर के वैल्यूज मिलेंगे वो सभी क्या होंगे, वो सभी होंगे पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। यानी यहाँ से यहाँ तक मुझे डिफरेंट कॉम्पोजिशंस पर, हर कॉम्पोजिशन पर क्या मिलते जाएगी, पी टोटल के वैल्यूज। यानी मेरा पी टोटल कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो मेरा पी टोटल यहाँ से यहाँ लाई कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक के कॉम्बिनेशंस के लिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक्सट्रीम ये वाला जो पॉइंट है उस पे मेरा ए 0 हो चुका है, यानी ये प्योर लिक्विड बी है। ये वाला जो पॉइंट है उस पे बी 0 हो चुका है, यानी दिस इज प्योर लिक्विड ए। तो इस वाले पे वेपर प्रेशर जो मिलेगा वो प्योर बी का प्रेशर मिलेगा, और इस पे जो मिलेगा वो प्योर ए का प्रेशर मिलेगा। जब मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँगी तब एक्चुअली हर कदम पे, हर पॉइंट पे ए और बी का मिक्सचर मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मिलने वाला हर प्रेशर बेटा मिक्सचर का वेपर प्रेशर रहेगा एट डिफरेंट कॉम्पोजिशंस, ठीक है ना। आप एक्स ए और एक्स बी को यहाँ से यहाँ तक वेरी करा दो तो आपको जो वेपर प्रेशर के वैल्यूज़ मिलते हैं वो यहाँ से यहाँ तक होंगे। और जो सल्यूशन इस ग्राफ को जो इस ग्राफ को फॉलो करेगा, या जो सल्यूशन का टोटल प्रेशर एग्जैक्टली इस लाइन पर लाई करेगा, वो कहलाएगा मेरा आइडियल सल्यूशन। क्या कहलाएगा भाई, आइडियल सल्यूशन। अब जिसका प्रेशर उस लाइन पर नहीं आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉन आइडियल सल्यूशन। सो अब नॉन आइडियल सल्यूशन के बारे में भी ग्राफ बना लेते हैं। देखो ओके, सो नॉन आइडियल सल्यूशन का ग्राफ जब हम बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे, चल नहीं रहा है आई थिंक, ये अगेन प्रॉब्लम। सो नॉन आइडियल सोल्यूशन में मैंने दो तरह के सॉल्यूशंस बताए थे आपको, एक पॉजिटिव वाला, देखें पॉजिटिव डिविएशन वाला, और दूसरा मेरा नॉन आइडियल सोल्यूशन नेगेटिव डिविएशन वाला। सो पॉजिटिव डिविएशन के अंदर क्या आता है, पॉजिटिव डिविएशन के अंदर क्या आ रहा था भाई, जो ज़रूरत से ज़्यादा ही उड़ रहा था, ज़्यादा ही होशियार बन रहा है। यानी इसका जो पी टोटल एक्सपेरिमेंटल है, यानी मेरा जो निकाला हुआ है पी टोटल थियोरेटिकल, ये
छोटा आ गया है और पी टोटल एक्सपेरिमेंटल बड़ा आ गया है, पी टोटल एक्सपेरिमेंटल बड़ा आया है, देखो मगरमच्छ का मुंह उसकी तरफ खुला है, ठीक है। जबकि नेगेटिव डिविएशन में क्या है, वो होशियारी नहीं बन रहा, एकदम ही गवार है, एकदम गधा है तुम्हारी तरह, है ना। सो पी टोटल जो मेरा नेगेटिव डिविएशन है उसके अंदर क्या होता है, पी टोटल थियोरेटिकल, मैंने बोला भाई कुछ तो उड़, तो वो उतना भी नहीं उड़ पाया, यानी पी टोटल मेरा थियोरेटिकल जो है वो मेरे पी टोटल एक्सपेरिमेंटल से बड़ा है। यहाँ पे पी एक्सपेरिमेंटल बड़ा, ज़्यादा उड़ गया, वहाँ पे उड़ ही नहीं पाया। सो पॉजिटिव डिविएशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो वो किस तरीके से बनेगा देखेंगे। फिर वही कहानी, वेपर प्रेशर को प्लॉट करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने रख दिया एक्स ए को मैंने रख दिया 0, एक्स बी को मैंने रख दिया 1, फिर वही एक्स ए को मैंने रख दिया 1, एक्स बी को मैंने रख दिया 0। सो फिर वही बात कर ली मैंने कि बी ज़्यादा वोलाटाइल है, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि भाई बी इज़ मोर वोलाटाइल, यानी बी थोड़ा ज़्यादा उड़ता है किससे, ए से। कैसे पता चला, भाई बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है ना ए से। सो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर वही ग्राफ बनेगा, सेम ग्राफ, यानी कि पॉजिटिव डिविएशन यानी ज़्यादा उड़ रहा है, पॉजिटिव डिविएशन यानी ज़्यादा उड़ रहा है, यानी पी टोटल क्या होता है, पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पी ए प्लस पी बी से जो पी टोटल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पी एक्सपेरिमेंटल बड़ा है, पी एक्सपेरिमेंटल बड़ा है यानी पी ए और पी बी बड़ा है, ठीक है, किससे, पी टोटल से, यानी पी ए और पी बी बड़ा है, यानी क्या है, पी ए बड़ा है किससे, पी नॉट ए एक्स ए से, पी नॉट ए एक्स ए से पी ए बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि भाई पी ए जो मेरा ऐसा बन रहा था, पी ए जो मेरा ये स्ट्रेट लाइन बन रहा था, अब प्रेशर उससे थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, वो थोड़ा इस तरीके से बनता है, यानी वेपर प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है मुझे एक्सपेक्टेड से। देखो ओरिजिनल वाला जो पी नॉट ए मिलेगा वो तो उतना ही मिलेगा, क्योंकि पी नॉट ए तो किस पे डिपेंड करता है, वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। वैसे ही पी नॉट बी, वैसे ही जो पी बी मिलेगा वो भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। सो पी नॉट बी भी उतना ही मिलेगा जितना ओरिजिनली मिलता है। पी नॉट बी और पी नॉट ए के वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगे, बस जो वेपर प्रेशर मिल रहा है उसके वैल्यूज़ चेंज होंगे। वैसे ही जो मेरा पी टोटल है, उसको थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा, जहाँ ये स्ट्रेट लाइन मिलने वाला था वहाँ वो स्ट्रेट नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। दिस इज पी नॉट बी। वहीं जो मेरा पी टोटल मिलता था वो इस तरीके से मिलता था, तो अब पी टोटल क्या मिलेगा, पी टोटल मुझे थोड़ा इससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, यानी वेपर प्रेशर ये जो है, ये वाला मेरा पी टोटल जो मैंने कैलकुलेट किया था वो है, बट ये जो मिला है मुझे वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिला है। सो इस तरीके से जो मेरा स्ट्रेट लाइन मुझे मिलता था पी टोटल का, अब वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, वो मुझे थोड़ा कर्वी यहाँ पे जो है ग्राफ मिलता है, यानी मेरा पी टोटल जो है थियोरेटिकल वाला, ये मेरा थियोरेटिकल वाला जो है वो छोटा हो चुका है, और जो एक्सपेरिमेंटल, दिस पी एक्सपेरिमेंटल, दिस पी थियोरेटिकल, तो पी थियोरेटिकल छोटा रह गया, पी एक्सपेरिमेंटल थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं निगेटिव डिविएशन का ग्राफ बनाने जाऊँ, सो निगेटिव डिविएशन के ग्राफ में क्या होगा, वही कर्व थोड़ा पलट जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, यानी कैसा मिलेगा वो, यहाँ नहीं बनाते इसको यहाँ बना लेते हैं। सो यहाँ पर ही अगर मैं वेपर प्रेशर रखूँ, सेम वही कंडीशन, ठीक है ना, ये हटा देती हूँ यहाँ से, वही कंडीशन फिर से यहाँ पे x ए इक्वल टू क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, जबकि x बी इक्वल टू आ रहा था 1। फिर ये प्रेशर यहाँ पे कुछ मिल रहा था, ये वाली लाइन यहाँ पे मिल रही थी मुझे, इस जगह पर मेरा x बी इक्वल टू 0 आ रहा था, जबकि x इक्वल टू 1 आ रहा था, ठीक है। सो ये वाला वो लाइन हो जाएगा जहाँ पे राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है। जबकि अगर मैं निगेटिव डिविएशन की बात करूँ तो ग्राफ क्या आएगा, नीचे आएगा, ग्राफ नीचे आएगा, यानी ये वाला मेरा एक्सपेक्टेड है, जबकि ये वाला मेरा एक्चुअल है, ठीक है। और ये अगेन वो ये मेरा पी नॉट है, वैसे बी के केस में भी है भाई, पी बी, मेरा पी बी ये एक्सपेक्टेड था, ये मेरा पी नॉट बी है, बट इससे कम मिलेगा, यानी लाइन कुछ मुझे ऐसी मिलेगी, नीचे की तरफ डिप मिलेगा अब, ठीक है ना, पहले अप मिला था। वैसे ही पी टोटल जो मुझे ये वाला एक्सपेक्टेड था, अब क्या होगा, इसके केस में भी डिप मिलेगा, देखो
इसके केस में भी डिप मिलेगा, यानी ऐसा मिलेगा, कुछ कर्व ज़्यादा ही झुका दिया हमने, कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा. सो दिस इज़ माई पी टोटल, दिस इज़ माई पी टोटल, दिस इज़ माई पी टोटल एक्सपेरिमेंटल एंड दिस इज़ माई पी टोटल थियोरेटिकल. तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मेरा एक्सपेरिमेंटल वाला जो मैंने एक्चुअली पता किया है वो छोटा है किससे, थियोरेटिकल वाले से. ठीक है ना, छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है मेरे, शायद दिख नहीं रहा है यहाँ पे, वैसे कंडीशन में नीचे यहाँ पे लिखी चुकी हूँ. निगेटिव डेविएशन का ग्राफ मुझे इस तरीके से मिलेगा. सो मैंने आपको ग्राफ भी बता दिए कि आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या होगा. पी टोटल वाली लाइन स्ट्रेट बन जाएगी, वेरी करेगी पी नॉट बी, पी नॉट ए से पी नॉट बी तक. ठीक है, वहीं पॉजिटिव डेविएशन में कर्व थोड़ा ऊपर जाएगा. पर एक चीज़ याद रखें, ठीक है, कर्व जब भी ऊपर जाएगा तो वो मैं जो भी बना रही हूँ वो वेपर प्रेशर, और यहाँ पे मैं वाई एक्सिस पे क्या ले रही हूँ, मैं वाई एक्सिस पे ले रही हूँ वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ मोल फ्रैक्शन. ठीक है ना, कर्व जब भी नीचे जाएगा तो मैंने वाई एक्सिस पे लिया वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस पे लिया, यानी वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम है. इसी को क्वेश्चंस में उल्टा करके भी दिया जा सकता है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए. बेटा अगर मैं वाई एक्सिस पे टेम्परेचर रख दूं और अगर मैं एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन रख दूं तो क्या हो जाएगा, तो कहानी पलट जाएगी, ग्राफ ही पलट जाएगा. पॉजिटिव डिविएशन का ऐसा ऊपर जा रहा था तो पॉजिटिव डिविएशन का टेम्परेचर के केस में नीचे आ जाएगा, यानी टेम्परेचर का ग्राफ जो पॉजिटिव वाला है वो इस तरीके से बनेगा. देखो मैं डिफरेंट कलर से बनाती हूँ यहाँ पे. अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर रखूँ तो वो ग्राफ ऐसा जाएगा, डिप मारेगा. किसके केस में, पॉजिटिव के केस में. कॉमन सेंस लगाओ ना यार. अगर पॉजिटिव डिविएशन है यानी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा उड़ रहा है, यानी कम टेम्परेचर पे ज़्यादा उड़ जाएगा ना, तो टेम्परेचर प्लॉट करूँगी तो वो डिप मारेगा. ठीक है, वही नेगेटिव डिविएशन का अगर है तो नेगेटिव डिविएशन का अगर है तो क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशन से कम उड़ रहा है, यानी मुझे ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो हाई टेम्परेचर पे मुझे उसको बॉईल करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा. ठीक है, टेम्परेचर का ग्राफ. आइडियल में कुछ नहीं होगा, वैसा ही रहेगा क्योंकि यहाँ तो सब सेम रहता है. तो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के ग्राफ उल्टे हो जाते हैं. अगर आपको वेपर प्रेशर का याद रहता है तो टेम्परेचर का अपने आप याद रहेगा. ठीक है, पॉजिटिव डिविएशन का वेपर प्रेशर वाला ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे उड़ेगा. ठीक है, और नेगेटिव डिविएशन वाला नीचे की तरफ जाएगा. आइडियल वाला सीधा सीधा जाएगा, याद रखें इसको. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे. मोस्टली एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस आते हैं. एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी बता दिया. ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ बच भी कर लिया अपन ने. ठीक है, फिर जो और क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कैसे आ सकते हैं, तो आपको कोई पी टोटल दे सकता है, न्यूमेरिकल है मेरे पास, बड़ा ही अच्छा है. ठीक है ना, पी टोटल की वैल्यू वहाँ पे दी हुई है और आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसका वी मिक्सचर क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. यानी और आपको क्या आइडेंटिफाई करना है वी मिक्सचर के थ्रू, वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि बताओ भाई जो गिवन क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल दिया है सोल्यूशन का वो हमारा पॉजिटिव डिविएशन का एग्जाम्पल है या फिर निगेटिव डिविएशन का एग्जाम्पल है. एक ही क्वेश्चन है, करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है. ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं. देखते हैं क्वेश्चन. So here it is. Okay, कुछ ऑलरेडी 53 मिनट्स का वीडियो हो चुका है आई गेस. एक ही क्वेश्चन है. ठीक है ना, वैसे इसका एक अगला टॉपिक भी होता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स कहते हैं, बट मैं वो वाला टॉपिक इस वीडियो में ऑब्वियसली डील नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बड़ा हो चुका है. एक ही क्वेश्चन है, बस छोटा सा है वो भी. अ सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड, एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है बाय मिक्सिंग, मेरे साथ साथ लिखा करो, 2 लिक्विड्स. मैं इसीलिए लिखती हूँ क्योंकि तुम्हें अगर सुनने में कोई गड़बड़ हुई हो तो पता चल जाए. A एंड B एट सम टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया हुआ है, इन विच इसके अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज़ 0.6, B पता लग जाएगा 0.4 हो जाएगा. इफ़ द P टोटल
ऑफ दिस मिक्सचर इज फाउंड टू बी, ओके हमको पी टोटल दिया हुआ है, इसी का मतलब अब ऑब्वियसली थियोरेटिकल वाला तो क्वेश्चन में नहीं देंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा, एक्सपेरिमेंटल ही देंगे ना क्वेश्चन में। यानी अगर मेरे को एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है तो मेरे से क्या एक्सपेक्टेड होगा, मेरे से एक्सपेक्टेड होगा थियोरेटिकल, निकाल लो भाई। ठीक है, देखते हैं। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, देखो डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर दिस मिक्सचर। यानी वही बोला था ना मैंने आपको, डेल्टा वी मिक्सिंग के थ्रू ये क्या निकलवाना चाहते हैं इनसे, बड़े चतरे हैं ये लोग मेरी तरह, ये निकलवाना चाहते हैं कि भाई हमारा जो मिक्सचर है वो नेगेटिव डेविएशन वाला है या पॉजिटिव डेविएशन वाला है। और गिवन है मुझे पी नॉट ए दिया हुआ है मुझे 150 सॉरी, एंड पी नॉट बी मुझे दिया हुआ है 200 mm ऑफ Hg। ओके, फटाफट से सॉल्व करेंगे इसको, मेरे हिसाब से तो आपको खुद कर लेना चाहिए, ठीक है ना, और फटाफट से सॉल्व करके फिगर आउट करेंगे कि क्या है। देखते हैं, यहाँ पे हम पी एक्सपेरिमेंटल, पी टोटल एक्सपेरिमेंटल हमें दिया ही हुआ है, समझ चुके हैं हम, आप समझ चुके होंगे आप लोग। हमें निकालना है पी टोटल थियोरेटिकल। देखो क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, अब तक रट जाना चाहिए था, पी नॉट बी एक्स बी, आई होप रट गया होगा। पी नॉट ए 150 एक्स से दिया हुआ था ना भाई, कहाँ है 0.6, ठीक है, प्लस पी नॉट बी 200 और बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज़ 0.4, 0.4 को मैं 4/10 लिख देती हूँ, 0.6 को मैं 6/10 लिख देती हूँ, 10 ख़त्म हो गया, 15 को 6 से 5 6 30 हो जाएगा, 690 और ये हो गया 0 0 कैंसिल, ये हो गया 80, तो 90 और 80 क्या हो गया 170। ओके, पी टोटल थियोरेटिकल कितना आ गया बेटा 170, और पी टोटल एक्सपेरिमेंटल कितना दिया हुआ है 182। तो यानी इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है देखो जरा, इसका मतलब ये है कि पी टोटल एक्सपेरिमेंटल बड़ा है पी टोटल थियोरेटिकल से। पी टोटल एक्सपेरिमेंटल बड़ा है पी टोटल थियोरेटिकल से, मतलब क्या, यानी वो जितना मैं सोच रही हूँ कि उड़ेगा और प्रेशर बनाएगा वो उससे कहीं ज़्यादा उड़ रहा है भाई। पी टोटल एक्सपेरिमेंटल 182 है, यानी पी टोटल एक्सपेरिमेंटल बच्चों बड़ा है। देखो मगरमच्छ का मुंह एक्सपेरिमेंटल की तरफ खुला है, किससे, पी टोटल थियोरेटिकल से, सही है। एक्सपेरिमेंटल बड़ा है थियोरेटिकल से, यानी वो ज़रूरत से ज़्यादा ही उड़ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा ही होशियारी दिखा रहा है, ठीक है। तो ज़रूरत से ज़्यादा उड़ रहा है, यानी ये कौन सा हो गया, ये हो गया भाई पॉजिटिव डिविएशन का एग्जाम्पल, पॉजिटिव डिविएशन का एग्जाम्पल हो गया। यानी क्या, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग देखो ज़रा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना भाई, वीक अट्रैक्शंस होंगे, वीक अट्रैक्शन होंगे, यानी जितना अट्रैक्ट होना चाहिए था उतना नहीं होगा। ग्राफ कैसा बनेगा, चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो यार, वो ऐसा वाला, ऐसा ऐसा और ऐसा वाला, वो ऊपर की तरफ जाता है जो अभी बनाया था, अभी जस्ट 2 मिनट पहले, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक पे। इससे ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है इजियोट्रॉपिक मिक्सचर, बट वो अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे बनाऊंगी, उसके बाद लास्ट में जाऊंगी इजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स पे, ठीक है ना। सो तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।